लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। पहला पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तुम रीड करते क्या? Last year we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to geographic reasons, food injections, differences, etc. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है ना, जो अर्थ पे है, तो एक्चुअल क्या करते हो? अब उन्होंने एडेप्ट यानी जैसे पेंगुइन है अंटार्कटिका रीजन में है, तो जियोग्राफिकल रीजन, फूड इंजेक्शन यानी फूड किस किस्म का खाते हो, और डिफेंस यानी खुद का बचाव कैसा करते, तो इस सब चीज़ों की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करता, एडेप्ट करता, यानी वो जो वातावरण है उससे वो एडजस्ट करता खुद को। While adapting, many differences are observed in the organism of same species too. एंड एडेप्टिंग करते टाइम में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या आते हैं, अलग अलग किस्म के डिफरेंसेस, यानी उसको कुछ चीज़ा वो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता। According to 2011, since around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. अब 2011 की जो सेंसस यानी जनगणना है, ओके, उसके हिसाब से अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ, यानी अर्थ अपनी जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो टोटल स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो कितने सजीव है? 87 मिलियंस। और उसमें लैंड यानी ज़मीन के ऊपर क्या है, सी समंदर के अंदर के भी आए। To study such a vast number, it was essential to divide them into groups. अब 87 मिलियन स्पीसीज है, तो उनका स्टडी करने के लिए उनका हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में डिवाइडेशन यानी विभागनी करना पड़ेगी, यानी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। So group and subgroup were created considering the similarities and differences among the living organisms. फिर अब ग्रुप और सब ग्रुप तैयार करने की, तो इसके लिए कुछ तो भी क्राइटेरिया चाहिए ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटीज़ यानी क्या चीज़ें उनमें सरीके है, और डिफरेंसेस यानी क्या उनमें क्या फ़र्क, अलग अलग क्या चीज़ें है। तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, ये जो दो पॉइंट है, इसके आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम क्या तैयार करेंगे, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स तैयार करेंगे। The process of dividing living organism into group and subgroup is called biological classification. और जो प्रोसेस के ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव को क्या कर रहे हैं, उसका डिवाइडेशन कर रहे हैं हम किसके अंदर, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। तो इस किस्म के जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलने का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब उसके पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है। कार्ल Linnaeus in 1735 divided living world in two kingdoms, Vegetalia and Animalia. अब जो कार्ल लिनियस है उसने 1735 ओके इस साल में लिविंग वर्ड जो है सजीव है उसको कितने किंगडम ने डिवाइड किया? दो किंगडम। पहला है वेजिटेबल रहता, उसके ऊपर से याद रखने का वेजिटेबिलिया, ओके, यानी प्लांट के अंदर से, और एनिमल्स के ऊपर से क्या याद रखने का, एनिमेलिया। सो वेजिटेबिलिया एंड एनिमेलिया, ऐसे दो किंगडम्स जो शास्त्रज्ञ ने तैयार करा, उसका नाम है कार्ल लिनियस। Haeckel in 1866 considered three kingdoms: Protista, plants and animals. उसके बाद का शास्त्रज्ञ है हैकेल्स। अब हैकेल्स ने 1866 में तीन किंगडम तैयार किए। पहले किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांट, तीसरा है एनिमल। In 1925 Chaitin created two groups, prokaryotic and eukaryotic. तो चैटन जो है इसने 1925, ये शास्त्रज्ञ का नाम है, इसने दो ग्रुप्स तैयार करा एनिमल किंगडम के। पहले का नाम है प्रोकैरियोट्स जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल रहती, और दूसरा है यूकैरियोट्स जिसमें यूकैरियोटिक सेल रहती। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो किंगडम तैयार करा उन्हें, किसने? चैटन ने। पहले का नाम है प्रोकैरियोट्स और दूसरे का है यूकैरियोट्स।
In 1938 1938, Copeland divided living organism into 4 kingdoms: Monera, Protista, plants and animals. तुम्हें समझ में आ रहा ना, जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे तो शास्त्रज्ञ नए नए शास्त्रज्ञ आ रहे और वो अलग अलग डिवीजन कर रहे। तो 1938 में कोपलैंड जो शास्त्रज्ञ है इसने ऑर्गेनिज्म के कितने किंगडम्स गिराया? 4। पहले किंगडम का नाम है मोनेरा, दूसरे किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, तीसरे किंगडम का नाम है प्लांट्स और चौथे का नाम है एनिमल्स। ऐसे कितने गिराया उसने? 4। Robert Harding Whittaker was an American ecologist. In 1969, he divided living organism into 5 groups. कोपलैंड ने कितने ग्रुप गिराया था? 4। लेकिन जो रॉबर्ट विटाकर है उसने, ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है और इसने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है ये कितने ग्रुप में किया? 5 ग्रुप में किया। For this classification, Whittaker considered following criteria. अब कोई भी क्लासिफिकेशन करते टाइम में हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उसके आधार पे हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन, उसको बोलने का क्राइटेरिया। तो विटाकर ने क्लासिफिकेशन करते टाइम में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा? तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल किस किस्म की है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म एक पेशी है क्या बहुपेशी है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाता अन्न कैसा ग्रहण करता। उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, यानी वो फूड तैयार करता है क्या दूसरों पे डिपेंड है। और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी अगर प्रोकैरियोट है तो यूकैरियोट के साथ कैसा है, यूनिसेलुलर है तो मल्टीसेलुलर के साथ कैसा है। तो ये रिलेशनशिप को बोलने का फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ऐसे 5 आधार पे ये प्रकार है कि उसके नहीं क्राइटेरिया, यानी किस बेसिक पे उन्हें क्लासिफिकेशन करा। तो बेसिक हम समझेंगे। पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हाँ, यानी सबसे पहले उसने सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करा कि सेल किस किस्म की है, यानी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो क्लासिफिकेशन करते टाइम में ये पहला पॉइंट उसने ध्यान में रखा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हाँ, अब पहली बार उसने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरे क्राइटेरिया में उसने देखा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यानी एक पेशी से बना हुआ है या अनेक पेशी से बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स एटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस। हाँ, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट की हद तक उसने क्या याद रखा? अब प्लांट्स का वैशिष्ट्य क्या रहता? एटोट्रॉफिक, यानी खुद का अन्न खुद तैयार करते हो, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने देखे, तो फोटोसिंथेटिक है ना। एटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस यानी क्या कि फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट के अंदर देखे हमने, याद रखना है। सनलाइट में क्या होता? एयर में क्या रहता? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रूट्स है वो क्या ऑब्जर्व करते? वाटर एब्जॉर्व करते, बराबर। उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंट में, इसके प्रेजेंट में सनलाइट के प्रेजेंट में, और वनस्पति का जो लीफ रहता है ना उसके अंदर रहता क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल के अंदर। हाँ, लीफ पत्ता रहता झाड़ का, उसके अंदर मेसोफिल सेल रहते। मेसोफिल सेल के अंदर क्या रहता? क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर रहता क्लोरोफिल। क्या रहता? क्लोरोफिल। तो इसके जरिए फूड तैयार करते। फूड का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सबसे ज़रूरी है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। वो तक तैयार होता। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से बैलेंस भी कर सकते। तो ये फोटोसिंथेसिस है रिएक्शन। तो प्लांट्स कैसे रहते? एटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक। उसके बाद फंगी, सैप्रोफेटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। अब जो फंगी रहते उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया के टाइम में जो रॉबर्ट विटाकर ने कंसीडर करा, यानी जो रहता है वो किस किस्म का है? सैप्रोफेटिक यानी क्या करना? जो डेड ऑर्गेनिज्म है क्या उनके अंदर से
फूड ॲब्झॉर्ब करणं, चूस के लेना, है ना, शोषून घेणे म्हणतो मराठी में आपको। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्प्शन करना, ये प्रोसेस को क्या बोलने का, सैप्रोफैटिक। और ये कौन करता, फंगी। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक एंड इंगेस्टिव। हाँ, और एनिमल्स अगर देखेंगे हम तो एनिमल्स कैसे रहते, हेटरोट्रॉफिक, यानी एनिमल्स खुद का अन्न खुद तैयार करते क्या, नहीं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते। और इंजेस्टिव यानी अन्न जो है वो उठाते और मुंह में डालते। देखिए एनिमल्स, कौन सा भी एनिमल्स देखो तुम, तो हाथ से उठाएंगे या ज़बान से कोई जन उठाते या खुद ये माउथ के अंदर क्या करते हो, फूड लेते और इंजेस्ट करते। तो ये हुआ एनिमल्स। तो इसको क्या बोलने का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइफस्टाइल, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, एनिमल कंज्यूमर्स, फंगी डिकम्पोजर्स। अब लाइफस्टाइल देखेंगे हम, यानी जो चौथा क्राइटेरिया ध्यान में रखा किसने, विटाकर ने, क्लासिफिकेशन करते टाइम में। तो उसके समझ में आया कि प्लांट्स आमतौर पे कैसे रहते, प्रोड्यूसर्स, यानी खुद का अन्न खुद तैयार करते क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनिमल्स कंज्यूमर्स क्यों, क्योंकि वो हेटरोट्रॉफिक है, फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते, प्लांट्स पे, दूसरों पे डिपेंड रहते। और फंगी जो है डिकम्पोजर, सैप्रोफैटिक, अभी देखे हमने उनका नेचर, यानी क्या करते, डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते, इसलिए वो कैसे है, डिकम्पोजर। तो ये लाइफस्टाइल कैसी है उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन है। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। या फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है, यानी प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक और यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक उनकी रिलेशनशिप कैसी है, तो ये उसको बोलने का फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये भी उसने क्या करा, क्राइटेरिया में कंसीडर करा। उसके बाद हम चार्ट देखेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम कैसी है क्लासिफिकेशन की। अब सबसे पहले मैं आपको बताता 5 किंगडम कौन से विटा करके। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला क्राइटेरिया आपने देखे थे, कॉम्प्लेक्सिटी, आ गया क्या? तो उसने 2 टाइप किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स आमतौर पे कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर, पर यूकैरियोट्स के अंदर भी 2 टाइप है। पहला टाइप है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। अब जो प्रोकैरियोट्स आमतौर पे यूनिसेलुलर रहते तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही किंगडम आता, वो किंगडम कौन सा है, मोनेरा। आप याद रहेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते सभी, और उसके अंदर किंगडम कितना आता, एक ही, वो कौन सा है, मोनेरा। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर कितने किंगडम आते, 4 है ना, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब यूकैरियोट्स देखेंगे हम तो इसमें 2 टाइप्स है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यानी यूकैरियोट्स भी है और यूनिसेलुलर भी है, ऐसा एक ही किंगडम है, वो कौन सा है, प्रोटिस्टा। यानी आपको अगर मैं पूछूंगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो किंगडम कौन सा है, किंगडम प्रोटिस्टा। और यूकैरियोट्स है लेकिन मल्टी सेलुलर है, ऐसे कितने हैं, 3 किंगडम। पहला किंगडम है फंगी, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है एनिमेलिया। आगे समझ में आपके टोटल किंगडम कितने हैं, 5। टोटल किंगडम कितने हैं, 5। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आता, यूनिसेलुलर वाला, कौन सा, मोनेरा। यूकैरियोट्स के अंदर 4 है, लेकिन यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर एक ही है, कौन सा, प्रोटिस्टा। और यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर कितने हैं, 3। कौन से, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके। अब फंगी जो किंगडम है 3 नंबर का, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या बताया, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो फंगी है तो इनके अंदर सेल वॉल जो है, पेशी का एक भाग है, जो लास्ट ईयर में हमने सीखे है ना, जिसको पेशी भित्ति का बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में रहती नहीं। हाँ, तो सेल वॉल जो है तो ये प्रेजेंट रहती फंगी के अंदर, जैसे प्लांट सेल में प्रेजेंट है वैसे फंगी में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में रहती क्या, नहीं। बट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन वो खुद का अन्न खुद तैयार कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स नहीं है, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, मैं बताया ना आपको, जो कि वनस्पति के लीफ में रहते हैं मेसोफिल सेल में, तो वो
सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट नहीं है, इसलिए फंगी खुद का अन्न खुद तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं। खुद का अन्न खुद तैयार करना है तो आपके पास क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बेटा वो, जिसमें अपन फूड तैयार करते हैं ना, कौन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स तैयार करते हैं। तो आमतौर पे याद रखना, जो ग्रीन प्लांट्स है ना वही क्या कर सकते हैं, ग्रीन पार्ट्स जो रहता तो वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या कोई प्लांट है, वो अगर ग्रीन कलर का है तो ही उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता। तो फंगी के अंदर सेल वॉल है लेकिन क्लोरोप्लास्ट है क्या? नहीं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लांटी cell wall present and microorganism can perform photosynthesis. और प्लांट यानी और प्लांट सब तरीके के, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सेल वॉल भी प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है लीफ के अंदर। अब ऐसा नहीं कि लीफ में ही क्लोरोप्लास्ट रहता, कभी कभी स्टीम में भी रहता। जैसे कि बनाना का जो प्लांट है उसका जो स्टीम रहता है वो ग्रीन कलर का है, तो प्लांट्स का जो भी पार्ट ग्रीन रहेगा वो क्या कर सकता? फोटोसिंथेसिस कर सकता। राइट। और फाइनली है एनिमेलिया, नो सेल वॉल। हाँ, अभी बताया आपको मैंने कि फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते। ये एनिमल सेल का क्या है? वैशिष्ट है।